था। ब्रिटिश जो सरकार था ना, वो नमक पर है ना टैक्स लगा रखा था और व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने की निश्चित किया, क्योंकि नमक का व्यवहार सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति के लोग सामान्य रूप से कर सकते थे। मतलब सभी वर्ग जान रहे ना, सभी वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, अलग अलग कंट्री के हर लोग करते हैं नमक का कानून। मगर जो ब्रिटिश सरकार जो है नमक कानून तोड़ने से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तब गांधी जी ने है ना वो बोले क्या कि सभी धर्म के लोग खाएगा, वही आंदोलन के कौन किए? तो गांधी जी ने किए। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति के अर्थ महत्वपूर्ण आविष्कारों तथा परिवर्तनों जिनके द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरदायी मैदान, तकनीक और संगठनों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए। यह परिवर्तन इतनी तेजी से आई और इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई कि इन्हें क्रांति का नाम दिया गया। मतलब औद्योगिक क्रांति जो था ना, बहुत ही शक्तिशाली क्रांति था, इसके वजह से बहुत सारा बदलाव हुआ। ठीक है, इतने प्रभावशाली क्या कौन सा दिन था? तो रविवार का दिन था। तब से उस तिथि को खूनी रविवार कहा जाता है। तब से उस तिथि को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है। और जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण के अनेक बाधाएं थी, इससे सबसे प्रमुख ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, मतलब सबसे जो प्रमुख था कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी की राजनीतिक अवस्था बहुत खराब थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में जर्मनी की राजनीतिक अवस्था बहुत खराब था। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी जो था छोटा छोटा राज्य में, 300 छोटा छोटा राज्य में बटा नहीं था। ठीक है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। अलग अलग राज्यों के प्रमुख की अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। विलियम प्रथम ने क्या सहायता की? क्या विलियम की मदद के बिना एकीकरण संभव था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका इस तरह से है। पर्सा के चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य पर्सा को शक्तिशाली बनाना चाहता था। वह जर्मन संघ में ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को समाप्त कर पर्सा के नेतृत्व के जर्मनी के एकीकरण के सपने देखा करता था। ठीक है, कि उसको हरा कर वो जीत जाएगा। ठीक है, अपने और राज करेगा वही। ठीक है, अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के बिस्मार्क को अनेक आंतरिक तथा अब्राहिम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ताकि सेना के पूर्ण गठन हेतु आवश्यक धनराशि को जुटाने के क्रम में उसे प्रतिनिधि सभा से काफी संघर्ष करना पड़ा। मतलब बहुत मुसीबत उठाना पड़ा। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के सैन्य शक्ति के महत्व को समझाता था। से पहला युद्ध हुआ था डेनमार्क के साथ हुआ था। के मुद्दे पर बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। मतलब क्या? डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, मतलब हमला किया। इससे जो बाद में सेलिंग पर्सा को मिला, होल्स्टीन मिला। होल्स्टीन मतलब राज्य जिसका नाम है होल्स्टीन मिला, जिसके अधिकांश जो जनता जो था वो क्या था? जर्मन का था, तथा वह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से दूर था। मगर क्या था? ऑस्ट्रेलिया से दूर था, वर्षा के निकट था। बिस्मार्क कूटनीति की कमाल मिला। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया अब समझ में हुआ। जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध आवश्यक था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए मतलब उन्नति बनाने के लिए फ्रांस का युद्ध आवश्यक था। स्पेन की राजगद्दी ने क्या मामले पर अंततः 1817 में फ्रांस ने सोडोन युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ता ने फ्रांस को बुरी तरह हराया और एक महाशक्ति के रूप में जर्मनी का यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर उदय हुआ। ठीक है, जीत गया। इन युद्धों के परास्त की विजय और परिणाम स्वरूप जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति के साथ साथ उसकी कूटनीति का ही परिणाम था। बिस्मार्क अपनी विदेशी नीति से पूर्णतः सफल हुआ। जर्मन स्मार्ट कर्स विलियम, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप तो लाइक बनता है, लाइक कीजिए। ठीक है, सदमाका का वर्णन करे आने वाला है। क्या बताएं मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तर प्रश्न में ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना टॉपिक है। ये अगर जान लिया तो समझिए कि बुर्बक से बुर्बक बच्चा, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बच्चा, और सब जो है जिसको नहीं भी पता है क्वेश्चन आंसर वो भी जाकर छाप देगा, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और याद करना तो ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़िएगा तो अगर बताने से थोड़ी ना होता है, मेन है समझना। जो समझ गया वो आकर 1789 ईस्वी को बास्टिल कारागृह का पतन हुआ, मतलब हार हुआ। यही क्रांति के नाद बजा था। आज भी 100
1797 ईस्वी में यही से नेपोलियन युद्ध की शुरुआत हुई। ये यूरोप रलते हैं। 1797 ईस्वी नेपोलियन ने इटली पर हमला किया, यही से नेपोलियन युद्ध की शुरुआत हुई। 1815 ईस्वी में जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर आंसर जो है इतना बड़ा बड़ा लाइन आपको नहीं याद रहता है, सिर दर्द होता है, तो ये लाइन अगर याद कर लीजिएगा तो कुछ भी मिलाकर लिखिएगा, इंशाल्लाह एग्जाम में जो है चौवा छक्का। यहाँ का हो गया, देखती हूँ मैं। 1917 ईस्वी में रूस में विश्व की सबसे पहली समाजवादी क्रांति हुई। यह क्रांति शांतिपूर्ण थी, मतलब ज़्यादा हल्ला चिल्ला नहीं हुआ था, क्रांति हो गया, लड़ाई हो गया। क्रांति स्वच्छता था, साधारण जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे हम लोग जनता हुए तो हम लोग को अधिकार उतना नहीं था, कहाँ था, रूस में। इसलिए लोग जार के विरुद्ध थे, मतलब इसलिए क्या था, जार के विरुद्ध था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, टॉपिक का मैं नहीं बताऊंगी।